देखते ही रह जाते हैं। तो आज वो मेरा भी हाल हो रहा है। सब इतने चमक रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चेहरे इतने दिनों बाद देखने को मिल रहे हैं। और आज मम्मी के सेलिब्रेशन के लिए हम लोगों ने यही सोचा हुआ था कि मम्मी के साथ के जुड़े हम सब के पास जो किस्से हैं वो हम लोग जरूर शेयर करें। आज वो उन्हें सुन पाएंगे कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हम उसकी रिकॉर्डिंग करके उनको आराम से घर पर फिर से सुनाएंगे। तो मैं राम मनोहर जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी कविता सुनाएं। शीर्षक दिया है मैंने चतुर्वेदी आंटी जी। आदरणीय आंटी जी, सादर प्रणाम, वंदन अभिनंदन नमन हो आपका। मेरी माँ आंटी जी की परम सहेली थी। आंटी हमें सबसे मेरी माँ सी नहीं है। आंटी अंकल जी को गुरु जी और अंकल जी आंटी जी को देवी जी पुकारते थे। मेरी माँ भी देवी जी और आस पड़ोस की महिलाएं आंटी जी कहकर बुलाती थी। आंटी अपनी मधुर मुस्कान से सबका हृदय जीताती थी। मित्रों, अपने बचपन की इस आंटी को भला मैं कैसे बुला सकता हूँ जिसने अपने बच्चों और हमें कोई अंतर न रखा। स्नेह प्यार अर्पित करती रही और अपने हृदय तल में वात्सल्य और मातृत्व का भाव सदा ही बनाए रखा है। आंटी जी के चेहरे पर तब भी एक अद्भुत रौनक रहती थी, आज भी है। देखिए आंटी मुस्कुरा रही हैं। आंटी जी के चेहरे पर तब भी एक अद्भुत रौनक रहती थी। होठों में छोटी इलायची या सुपारी की डली हो, गोल्डन फ्रेम के चश्मे में या आकर्षक सौम्य विशिष्ट भारतीय नारी दिखती थी। आंटी जी अपने जमाने की पढ़ी लिखी महिला थी। व्यंजन बनाने में इनका कोई मुकाबला न था। छोले भटूरे पूड़ी कचौड़ी झोल और गढ़ बनाने में महारत थी। चतुर्वेदियों की परंपरा का पूरा सम्मान होता था। रसगुल्ले रसमलाई आइसक्रीम से पूरा फ्रिज भरा पड़ा रहता था। आंटी लॉन में बैठकर कप प्लेट में, सामान्यतः सब लोग मग में पानी को चाय पीते हैं, लेकिन आंटी का शौक था कप प्लेट में। तो आंटी लॉन में बैठकर कप प्लेट में चाय पीने की शौकीन थी। उनकी बनाई चाय की रोटियां, उनकी बनाई चाय की रेटिंग नंबर 1 की होती थी। आत्मविश्वास, धैर्य, संयम और भरोसा था। सामाजिक सांसारिक मामलों में इनसा कोई ज्ञानी नहीं था। मृदुभाषी थी, पर मृदुभाषी थी। इनके वाक्चातुर्य से लोगों को नया संसार दिखता था। लेकिन आंटी जी गणित में बहुत कमजोर थी। नाश्ते की टेबल पर हम चाहे कितने पराठे खा लें, आंटी 2 ही गिनती थी और प्राय एक आध और लेने का इसरार भी करती थी। हमारे जमाने में 3 पहिए वाले रिक्शे हुआ करते थे। यह स्थानीय यातायात का सबसे सुरक्षित वाहन था। रिक्शे पर माँ के साथ पिक्चर देखने जाना, फूल पत्ती बागवानी के लिए समय निकालना आंटी की आदत में शुमार था। अब यहाँ से मैं थोड़ा आंटी की और चर्चा करता हूँ कि हम लोग हों, आनंद हो, पेटू हो, रागनी संगीता सरीफी सुरपुत्र वधुएं हों, या हेमांग अक्षय अनाद या राधिका हो, रिश्ते परिवार की यहाँ उपस्थित जनता हो, मेरा दावा है आंटी जी की ममता को कोई शब्दों में बता नहीं सकता। आपकी परवरिश और आपके एहसानों को कोई चुका नहीं सकता। आप किसी की माँ, किसी की सासू माँ, किसी की दादी हो, पर सच तो ये है कि आप इस चतुर्वेदी परिवार में ईश्वर का एक अद्भुत उपहार हो। किसी ने सच ही कहा है, हर माँ को एक अच्छी संतान मिले या न मिले, हर संतान को अच्छी माँ जरूर मिलती है। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारी आदरणीय आंटी जी भी उन्हीं में से एक अच्छी माँ है। मेरे साथ आप सभी भी सहमत होंगे कि आनंद, बेटू और बच्चे आज की तारीख में बहुत धनवान और भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनके ऊपर अभी भी मातृ छाया है, जिससे ममता की अविरत धारा है बहती। इनकी सांसों में खुशियों की केवल चिंता रहती। सच तो ये है, आंटी जी हमारे बचपन की भोर, हमारे जीवन की संध्या सी हैं। आंटी की मुस्कान हमारी प्राणवायु सी हम सबकी सांसों में बसती है। माँ से ज्यादा प्यार भला कौन दे सकता है। हे उपस्थित जन, अब आप ही बता दें
इस जग में माँ से बड़ा बड़ा भला कौन हो सकता है, माँ से बड़ा बड़ा भला कौन हो सकता है। और अंत में प्रिय अरविंद रागिनी कविता पाठ के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आंटी जी के पावन चरणों में उनको जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। मैं छोटे अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। क्या बात है। राम मनोहर भाई ने अपनी छोटे भाई ने अपनी रचना से बिल्कुल गोरखपुर का वो वातावरण पैदा कर दिया। मम्मी की गोरखपुर प्रवास के दौरान घनिष्ठतम मित्र नहीं आंटी जी। कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब घंटों साथ न गुजारते हों। एक दूसरे पर अधिकार भाव के साथ मित्रता की जो गहराई है वो आंटी जी के साथ हम लोगों ने देखा। आप में से बहुत से लोग हमारी आंटी जी से परिचित होंगे, लेकिन फिर भी हम उनके व्यक्तित्व के कुछ पहलू बताना चाहते हैं। अत्यंत धर्मनिष्ठ, अत्यंत सफाई पसंद, और जैसी भारतीय नारी होती है खास करके ग्रामीण संस्कार की, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली। मैं केवल 2 उदाहरण अगर दूं तो उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी झलक आपको मिल जाएगी कि कितना माँ का जो स्वभाव होता है वो उनकी पहली प्रतिक्रिया में होता था। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। एक बार ऐसा संयोग बना कि पिक्चर दिखाने की बात हुई। हमारी माँ और वो नियमित पिक्चर जाते थे। मतलब अगर 3 बजे का शो है, 2 बजे भी मन बन गया तो फटाक से कपड़े बदले, रिक्शे पर बैठी और विजय सिनेमा इंद्रलोक पहुंच गई और 3 से 6 का शो देख लिया। तो एक बार हम लोग का मन रखने के लिए आंटी जी ने सोचा कि एक पिक्चर थी प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आंटी जी को लगा होगा शीर्षक से कि बड़ी प्रेरक फिल्म होगी कि ये फिल्म बच्चों को दिखाई जा सकती है। उस समय तो कोई रिव्यू वगैरह ऐसा आता नहीं था। तो उन्होंने हम सब बच्चों को, अंकल जी भी थे, आंटी, उन्हीं का इनिशिएटिव था, तो हम सब बच्चे वहाँ चले गए। जब पिक्चर शुरू हुई, हम लोग तो बहुत छोटे थे, मुझे पूरी पिक्चर याद भी नहीं है, लेकिन वो डकैत वगैरह थे और उनके मंडली के बीच में आंटी जी ने एहसास किया कि अब कैबरे डांस होने वाला है। तो जैसे ही कैबरे डांस का पृष्ठभूमि बनी तो आंटी जी ने हम सब बच्चों से एक साथ कहा कि ये सुन नहीं रहे हो तुम लोग, इतनी देर से बैठे हो, शिशु विशु नहीं आई है क्या तुम लोग को? और हम सब लोगों को, हम लोग भी समझे नहीं, अच्छी खासी पिक्चर चल रही है, बड़ा एक्सट्रीम सीन आने वाला है। आंटी ने हम सब लोगों की उंगली पकड़ी और बाहर ले गई कि शिशु नहीं लगी है तुम लोगों को। और 10 मिनट तक बाहर, जब तक वो गाना निकल नहीं गया तब तक उन्होंने हम लोगों को हॉल में नहीं आने दिया। तो ये उनका जो एक भारतीय परंपरा का निर्वहन करने वाला जो उनका व्यक्तित्व था। बहुत धर्मनिष्ठ थी। साल में 2 बार 3 बार अखंड रामायण का पाठ होता था। हाथ में इतना स्वाद था कि उनके जैसा दही बड़ा कभी जीवन में दोबारा खाने को मिला ही नहीं। इस पृष्ठभूमि के साथ जब वो तो इस पृष्ठभूमि के साथ जब मम्मी के साथ उनकी बिल्कुल अंतरंग क्षण होते थे तो वो अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो प्रतिनिधि कहावतें होती थीं, गीत होते थे, परंपराएं होती थीं, उसको साझा करती थीं। शादियों के आई है, उसका सामान तमाम बक्सों से भरा हुआ है और वो सामान चाहती है बक्से में से। तो भाभी भी बड़ी होशियार है, क्या जवाब देती है। इसके 3 स्टैंजा हम और माता जी आंटी जी के शब्दों में आपके सामने रख रहे हैं। चलो, हाँ। सब कपड़ों से बक्सा भरा है, सब कपड़ों से बक्सा भरा है, सबसे बड़ी है रुमाल रुमाल
सी सब कपड़ों से बक्सा भरा है, सबसे बड़ी है रुमाल, रुमाल ले ले नंदी, और सब बर्तन से बक्सा भरा है, सब बर्तन से बक्सा भरा है, सबसे बड़ी है चिम्मच। तो इस तरह के 4 संजा हम लोगों को हमेशा याद आते हैं आंटी जी के स्मृति में। उसे सभी लोग हैं, मैं मैडम सोलंकी से भी अनुरोध करता हूँ। श्रीमती डॉक्टर विनोद सोलंकी हमारे बीच हैं, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग की अध्यक्षा रही, प्रोफेसर रही उसमें, और हमारे पिताजी की जो सामाजिक कार्यों की जो चेतना थी, जो कार्य थे, उसकी बड़ी सक्रिय सदस्य रही, साक्षी रही उसकी, और स्वयं में बड़ी मननशील विषय उनका अंग्रेजी है, लेकिन उसके साथ साथ साहित्य, व्यक्तियों के बारे में उनका बड़ा गहन अध्ययन है। विशेष करके स्वामी विवेकानंद के बारे में वो आधिकारिक समीक्षा और टिप्पणी करने में सक्षम है, और लखनऊ में भी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं उनको सुनकर। मम्मी से उनका बड़ा पुराना संबंध है, खास करके सुब्बा राव जी के कैंप्स के संबंध में। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ लोगों को वो परिचित कराएं कि सुब्बा राव जी के कैंप की तैयारी के दौरान मम्मी का क्या योगदान रहता था और किस प्रकार से वो लोगों का स्वागत करती थी। जी जी। सभी लोग लालाई थे कुछ कहने के लिए, सबके चेहरों से ऐसा लग रहा है, इसलिए संक्षेप में एक बहुत ही प्यारी सी स्मृति। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का एक बड़ा प्रकल्प था, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रकल्प था, भारत यात्रा, विवेकानंद भारत यात्रा। तो सभी विश्वविद्यालयों में एक नोडल टीम बनी और बहुत सारे शिक्षक, विद्यार्थी, शोधार्थी सब उसमें जुड़े, और कार्यालय बना सर का घर, मम्मी जी का घर, विवेकानंद केंद्र का कार्यालय बना। प्रायः ही ऐसा होता था कि सर कोई मीटिंग कॉल करते थे और हम लोग 10, 15, 20 लोग वहाँ पहुँचते थे, और सर सुबह मंडी चले जाते थे, एक बोरी मटर ले आते थे, आधी बोरी गाजर ले आते थे, रख देते थे और निश्चिंत हो जाते थे। अब इधर काम शुरू हुआ, उतनी मटर छीली जाएगी, मटर छौंकी जाएगी, गाजर घिसी जाएगी, उसका बहुत स्वादिष्ट हलवा बनेगा। बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरी जो इनके पास थी वो निकाली जाएगी, बाहर लॉन में सब चटाई दरी सब बिछेगी, बातचीत होगी, पूरी योजनाएं बनेंगी और खूब अच्छा नाश्ता सर्व होगा। सब लोग एंजॉय करते थे, पर उसके पीछे कितना एफर्ट रहता था, सुबह से लेके दोपहर तक का ये सारा एक पैरों पर खड़े होके, और एक इनका एक हेल्पर था ओंकार, वो करता था साथ में। बाद में ढेर सारे बर्तन बेटू मांजते थे आंगन में एक कुर्सी रख के। आपने कहा हमें कुछ व्याख्यान समझ में नहीं आएगा जब तक हम अगर इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो हमारी बड़ी इच्छा थी कि मम्मी विपश्यना साधना का कोर्स करें। विपश्यना जैसा आप जानती हैं, तो मैं इन मम्मी बिल्कुल गुड़िया मौसी नहीं आ पाई हैं, बिल्कुल आए, तो हम इनको कैंप कराना चाहते थे। 10 दिन का कैंप होता है, RM1 जिसमें होता है, तो इनको ये 90 की बात है, तो इनको हम ले गए कुशीनगर में कैंप कराने के लिए। इस बहाने हम भी गए उस कैंप में। तो RM1 होता है, ना आप बोलेंगे, ना नज़र से, ना जुबान से, बहुत टफ होता है। और ये सोच के गए थे कि हम और ये एक ही रूम में रह लेंगे, लेकिन वहाँ महिलाएं अलग थी, तो ये महिलाओं के साथ रहीं।
इनका रूम जहाँ था उसके पीछे वहाँ का जो स्टाफ क्वार्टर थे वो बने हुए थे। खाने का नियम ये होता है कि जब आप खाने के लिए आएंगे तो वो कुछ भी आपको परस दे। हो सकता है कि आपको केवल चावल और दही दे दे, केवल रोटी और दही दे दे, आप मांग नहीं सकते। ये साधना है, ये कठिन साधना है। तो खैर किसी तरह से 7 दिन 8 दिन गुजरे। 9वें दिन इन्होंने, केवल आप अपने मास्टर से बात कर सकती हैं जो टीचर है आपका। तो पानी बह रहा था कहीं क्यारी में, तो इनसे नहीं रहा गया। इन्होंने अपने मास्टर से कहा कि भाई देखिए ये पानी बह रहा है, पाइप हटवा दीजिए यहाँ से। उनका आपकी साधना भंग हो गई, आपको ध्यान देने तो इन्होंने कहा कि साधना तो हमारी तभी भंग हो गई जब कमरे में पहुंचे और बगल के कमरे से परोठे सीखने की तो हमारी साधना तो तभी भंग हो गई। ये हुआ कि वहाँ रात का खाना नहीं मिलेगा। हाँ। तो संगीता ने कहा मम्मी जी होली का बहुत सामान बचा है वो और रखते हैं। वो लेते जाइए। तो बड़े इनके रोचक किस्से हैं। मैं विशाखा जी ने अभी बड़ी सुंदर से एक छंद पढ़ा था, मैं चाहता हूँ कि वो भी आए। और विशाखा जी हमारे पिताजी की बड़ी प्रिय विद्यार्थी रही। हम लोग इनको अनीता चौधरी के नाम से जानते हैं। विवाह के बाद आप एक चतुर्वेदी जी हैं, राकेश चतुर्वेदी, बड़े समर्पित समाज सेवी हैं, सरकारी सेवा में थे। और अब आप दोनों लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, बड़े उसके समर्पित अध्यापक हैं दोनों। और अनीता जी से हमारा भी तभी का स्टूडेंट डेज का संबंध है। और मम्मी की बड़ी प्रिय रही हैं, जो अभी दीदी ने बताया कि जो कार्यक्रम होते तो उसमें अग्रणी रहती थी। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो कविता पुनः उसको पढ़ने का कष्ट करें। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि सर और मैम का एक बहुत सुंदर हमको सानिध्य मिला। और मैं आज भी सर को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि कभी कोई भी समस्या आई, मैंने सर से कोई बात करी, तो वो हमेशा हमको एक प्रेरणा देते थे। कभी हमको नेगेटिव नहीं करते थे कि हाँ आजकल समाज में ऐसा होता है, ये है। ऑलवेज वो पॉजिटिव पार्ट को लेके चलते थे। तो माँ से मेरा परिचय उसी समय हुआ जब एस.एन. सुब्बाराव जी और विवेकानंद भारत परिक्रमा, चूँकि मेरा रिसर्च स्वामी जी पे चल रहा था, तो फॉर्चुनेटली इस पूरे प्रोग्राम से हमको जुड़ने का मौका मिला। और बहुत सानिध्य और इतना विश्वास था सर को कि मैं आज भी जब भी उनको याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, गुरु बहुत होते हैं, लेकिन मेरे गुरु की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी जब वो हमेशा हमको एक पॉजिटिव पावर देते थे। कभी मैंने नहीं देखा उन्होंने कि हमको कभी डिस्करेज किया किसी काम के लिए। तो मैं तो सौभाग्यशाली हुई, और मैं उस परिवार को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जिन्होंने इस परिवार में जन्म लेने के पहले ऐसे माँ बाप को चुना। तो मैं उन बच्चों की तरफ से मैं ऐसे माँ बाप के लिए 2 लाइन गुनगुनाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं, ये आँखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। क्योंकि हर बच्चे अपना माँ बाप आने से पहले चुनते हैं, और निस्संदेह वो थोड़े ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम इस परिवार में जाएंगे तो हम और ज़्यादा विकास कर पाएंगे। तो बच्चे
चुन करके ऐसे माँ बाप के पास आते हैं, और ऐसा सौभाग्य हम लोगों को भी मिलता है उनके सानिध्य में आने का। और आज माँ का जन्मदिन है, तो मैं एक बार पुनः सभी लोगों के साथ गाना गुनगुनाना चाहती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति एक ऊर्जा का पुंज है जो इस धरती पे आया है, और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि उस परम पिता के साथ जुड़ जाना। तो आज वो सार्थकता है इनके जीवन की कि इन्होंने इतने सारे फूल खिलाए और सब एक उद्देश्य से, सत्व से जुड़ करके समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी माँ के लिए 2 लाइन। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की। तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना। तू है सुंदर फूल इस संसार की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियाँ आत्मज्ञान की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। शोभा दीदी हमारी बहन तो नहीं, पापा की स्टूडेंट भी रही, और अपनी शशि मामी की बहुत लाडली भी रही बचपन से। तो आज वो यहाँ हैं, राम भैया जी हैं, तो हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और पुरुषोत्तम पप्पू जी जो हमारे सहपाठी हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, उनके वो भी 2 शब्द कहना चाहते हैं, तो मैं पहले उनके पास माइक भेजता हूँ। धन्यवाद अरविंद। सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर परम आदरणीय आंटी जी को जन्मदिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से स्वस्थ रहें और हंसते और हंसाते हुए सभी लोगों को प्रेरित करती रहें, और लंबे समय तक हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहें। ये ईश्वर से आज के दिन कामना है। भाई मैं कहना चाहूँगा कि आपने तो मुझे एकदम लाजवाब कर दिया था। सब लोग तो आपने मना किया कि ना लेकर के आएँ, और मैं चूँकि आपका मित्र भी हूँ और आपका बहुत प्रशंसक भी हूँ, तो आपकी बातों को सर आंखों पर रख करके मैं कुछ ले तो नहीं आ पाया। स्वस्थ रहिए, मजे करिए, ऐश करिए। तो अरविंद का जैसा आदेश था कि भाई कोई गिफ्ट लेकर नहीं आना है, तो खाली आना पड़ा। लेकिन अब ये भी कैसे हो सकता था कि आंटी का जन्मदिन है और हम खाली हाथ हैं। तो एक कविता के रूप में आंटी को मैं कुछ उपहार देना चाह रहा था। एक कविता है जो आज आंटी के नाम से समर्पित है। 2 मिनट की कविता है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग सुने और मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। कविता का शीर्षक है माँ। माँ बस एक शब्द नहीं, संबोधन नहीं, पूरा संसार है। माँ बस एक शब्द नहीं, संबोधन नहीं, पूरा संसार है। जहाँ केवल ममता है, त्याग है और ढेर सारा प्यार है। माँ के आंचल में हैं खुशियाँ, माँ जीवन का आधार है। माँ के चरणों में है जन्नत, धन दौलत और संस्कार है। माँ है तो बचपन है, शरारतें हैं और जिदों का अंबार है। अंबर से ऊंचा, सागर से गहरा, माँ का प्यार दुलार है। माँ है जब तक संबंध है सारे, घर है और परिवार है। माँ ही गीता, माँ ही रामायण, माँ की महिमा अपरंपार है। माँ के बगैर दिल में गहरी टीस और खालीपन अपार है। माँ की जीते जी कद्र कर लो यारों, वरना पछताना तुम्हें बारंबार है। इसके आगे की लाइन कुछ इस तरीके से है कि माँ शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसमें अर्थ बहुत होता है। माँ में रविशंकर के सितार जैसा माधुर्य है।
माँ में भगवान श्री कृष्ण जैसा चातुर्य है, माँ में सद्य शिशु जैसी पवित्रता है, माँ में हर श्रृंगार के फूलों जैसी कोमलता है, माँ जैसे शहद की मिठास है, माँ जैसे फूलों में अमलतास है, माँ जैसे सावन की पहली बारिश की फुहार है, माँ जैसे जेठ की दोपहरी में बहती शीतल मंद बयार है। माँ किसी के लिए रामायण है, माँ किसी के लिए कुरान है, मगर यारों मेरे लिए तो माँ ही मेरी गॉड है, खुदा है और भगवान है। माँ ही मेरी गॉड है, खुदा है और भगवान है। धन्यवाद पप्पू जी। आपका जो समर्पण है वो मैंने आंटी जी के लिए देखा है, मम्मी के लिए देखा है, और हर माँ आपके लिए उतनी ही पूज्य है, ये आपके शब्दों से भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मामी जी का सानिध्य हमारा 1969 से है, और उस समय हम बहुत शुरुआती थे, 9th क्लास में थे, और तब मामी जी ने को देखा हमने, तो तभी से इनसे हम बहुत ही आकर्षित थे। सब कुछ उन्होंने हमें सिखाया, और एक ही चीज़ उनके लिए आती थी कि धरती पे उतर आया चंदा, तेरा चेहरा बना, मुस्कान तेरी कहती है सदा धीरज धरना। बस गृहस्थी के सारे जितनी भी उतार चढ़ाव हैं वो मैंने मामी जी से ही सीखे। उसके बाद भी ये बनारस आती थी और अपना हमें देती रहती थी, कैसे घर रखना है, क्या करना है, सब कुछ मामी जी से ही सीखा हमने। बहुत ही सभी को प्रणाम। आदरणीय भाभी जी को बहुत 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 शुभकामनाएं। आपकी छत्र छाया और आशीर्वाद हम लोगों पर ऐसे ही बना रहे, और आपके हर जन्मदिन पे हम लोग ऐसे ही बैठें और संस्मरण की स्मृति करते रहें। बेटू भैया ने कहा आप सच में मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे बहुत पसंद करती हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपका और भाई साहब का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी कि गोरखपुर में भाभी जी के पास अगर 15-20 दिन बाद तक नहीं जाओ तो भेजती थी बेटू भैया या आनंद भैया को कि वो क्यों नहीं आ रही हैं। एक बार बहुत दिन नहीं जा पाई, हॉस्पिटल की ड्यूटीज और कुछ भी परेशानियाँ थी, तो आनंद भैया के साथ भाभी जी के यहाँ गाय थी, तो आनंद भैया के साथ इन्होंने कुल्फ़ी बना के और एक झोले में बहुत सारी कुल्फ़ी मेरे पास भेजी और कहा भाभी से कहना कि अब नहीं आई तो गाय उनके घर बांध दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश भाभी हमारी, हम लोग बचपन से उनको गोरखपुर में डॉक्टर देखते रहे, और अभी 2 वर्ष पहले जो कोविड का पीक टाइम था उस समय ये डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज थे उत्तर प्रदेश की, कोविड का मैनेजमेंट। मैं उस समय ज़िले में एसपी था, तो जब भी उसके संबंध में मुख्यमंत्री जी वीसी करते थे तो भाभी बगल में बैठ के कोविड की गाइडलाइंस के बारे में बताती थी, तो हम लोगों को बड़ा गर्व होता था। भाभी जितनी अच्छी प्रोफेशनल हैं उतनी ही संस्कारी भारतीय गृहिणी भी हैं। शुरू से हम लोगों ने इस बात को देखा, और अभी हाल में उन्होंने चतुर्वेदियों के जो पारंपरिक गीत हैं उनका संकलन करके, जो उन्होंने अपनी दादी से सुने, जो अपनी नानी से सुने, जो अपनी सास से सुने, उन सबको संकलित करके अभी एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। हम आभारी हैं कि वो आज आई और मम्मी के बारे में 2 शब्द उन्होंने कहे। हमारी चाची जो हमारे परिवार में, जैसा हमने आंटी जी से कहा कि उनकी बड़ी घनिष्ठ दोस्ती थी, अगर उस तरह के रिश्ते हम अपने परिवार में देखें तो शायद मम्मी का जो सबसे घनिष्ठ रिश्ता है वो हमारी चाची से है, जिनको उन्होंने जब विवाह होके आई चाची तो अपनी छोटी बहन की तरह रखा, बेटी की तरह रखा, कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, चाची स्वयं इस बात को कहती हैं। तो और ऐसा संयोग रहा कि चाचा हमारे, जो आप सभी जानते हैं कि आर्मी अफसर रहे, वो जहाँ जहाँ पूरे हिंदुस्तान में पोस्टेड रहे वहाँ अधिकांश जगहों पर मम्मी गई, साझीदार गई, फरमाइश के साथ गई। जब जामनगर गई तो द्वारका घूमने गई, जब इसमें पहाड़ों पर गई तो वो केदारनाथ, बद्रीनाथ चाचा ले गए। तो उनका जो घनिष्ठता का संबंध है वो अटूट है। हम चाहेंगे कि
चाची यद्यपि पब्लिक स्पीकिंग नहीं करती हैं, कम बोलती हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि वो 2 शब्द आज जरूर कहें। सभी को प्रणाम। मैं जब शादी होके आई तो मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ा स्थान भाभी का था। उनके संग हम इतने जैसे सहेलियों के संग रहे, बड़ी बहन की तरह रहे, और शायद हमको कुछ भी नहीं आता था जिस वक्त हम शादी होके आए। सब कुछ भाभी ने सिखाया, बड़े अधिकार से डांटती थी और समझाती भी थी। बच्चे हुए उसके बाद वो बड़ी माँ का ही स्थान उन्होंने लिया, उनको बड़ी मम्मी कहते थे। आज भी बच्चे के लिए बड़ी मम्मी से बड़ा कोई नहीं है। भाई साहब और भाभी का जितना स्नेह मुझे जीवन में मिला शायद कहीं नहीं मिला। मैं शायद बोल भी नहीं पाऊंगी, इतनी मुझे यादें हैं मेरे मन में, मैं खुद भावुक हो जाती हूँ। उनको सशक्त करना, और भाभी और हमने शायद एक से कपड़े पहने, सहेलियों की तरह रहे, दिन रात हंसते बोलते थे। बहुत सी चीज़ें जो ज़िंदगी में आज मेरे साथ हैं वो सब भाभी ने सिखाई हुई हैं। उनको सशक्त प्रणाम, हमेशा मेरा साथ उनका बना रहे, यही प्रार्थना है। मैं हूँ, सबको प्रणाम। मौसी को बहुत बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। अनन्य स्नेह हम लोग को मिला है मौसी का, तीनों को, मम्मी पापा को। लेकिन यहाँ पे मैंने ये विशेष माइक इसलिए लिया, आपकी तरह मैं भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मम्मी से मैंने बहुत किस्से सुने आपके और मौसी के, कैसे आप लोग साथ में रहे। ये बहुत उचित प्रसंग है कि मैं यहाँ पे बताऊँ कि बाबा पोस्टिंग पे होंगे, आप गर्मियों की छुट्टियों में आती थी, तो मम्मी ने मुझसे कहा, मैं देखती रह गई, उर्वशी आई और उसने आते ही कहा कि अरे भाभी की नेल पॉलिश आधी कैसे है, और उन्होंने तुरंत बैठी, तुरंत नेल पॉलिश रिमूव करी और नई नेल पॉलिश लगाई। ये है आपका समझ, मुझे मालूम है। उन लोग को बहुत सारा प्रणाम। चाची के उद्बोधन से माहौल बड़ा यादों में चला गया और बड़ा गंभीर हो गया, तो इसको फिर हम एक जोवियल माहौल में लाना चाहते हैं और भरी महफिल में ये बताना चाहते हैं कि हमारी माता जी का कभी कभी, जैसे कहते हैं कुछ लोगों को ये ट्यूबलाइट हैं, तो कभी कभी ये ट्यूबलाइट हो जाती हैं, तो इनको बड़ा सजग करना पड़ता है कि इनको जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ ये क्या कहेंगी, क्या बोल जाएंगी, इसका ठिकाना नहीं रहता। तो वाकया ये है कि हमारे मणिकांत भाई साहब गोरखपुर में तैनात थे, नंदिता भाभी बैठी हुई हैं यहाँ, करण इनके बेटे छोटे से थे बिल्कुल, एक 3 साल 3.5 साल के रहे होंगे। तो मणिकांत भाई साहब के एक रिलेशन की इटावा में डेथ हो गई। वो घर बुजुर्ग आदमी थे, उनके चाचा मणिकांत भाई साहब के, वो बैठे हुए थे और दुर्भाग्य से बरसात का समय था, ऊपर से छज्जा गिर गया और छज्जे से सर पे चोट आई, उससे उनका देहांत हो गया। तो हम लोग जब मणिकांत भाई साहब तो उसी दिन रात में चले गए थे, फिर तेरही वगैरह के बाद लौटे, तो मम्मी से हमने कहा कि चलो मणिकांत भाई साहब के यहाँ चलते हैं, भाभी और सब लोग आ रहे हैं, तो इनको समझा के ले गए। तो तेरही के बाद से लौटे हैं और हम लोग बैठेंगे 5 मिनट बात करके, ज़्यादा देर आज नहीं, जब जाते थे घंटों बैठते थे, कहानी किस्से होते थे, तो आज थोड़ी देर बैठेंगे, वापस आएंगे, समझा के ले गए। हम लोग पहुँचे मणिकांत भाई साहब के यहाँ। जैसे ही बड़ा सा मकान था, बरांडा था, मणिकांत भाई साहब बाहर ही थे, करण गोद में थे, तो मणिकांत भाई साहब के भी बाल बने हुए थे और करण के भी बने, मणिकांत भाई साहब पारंपरिक आदमी थे, करण के भी बाल बने हुए थे। तो मम्मी ने चुप से कहा मणिकांत भाई से, अरे मणिकांत तुमने करण का मुंडन करा दिया, बताया तक नहीं। इतना बता के समझा के उनकी ट्यूबलाइट इसी समय फ्यूज हो गई और एकदम तुरंत कहा कि तुमने मुंडन करा दिया, बताया तक नहीं उनको। तो इस माहौल को फिर एक सरगर्मी मिली और मैं गोपाल दादा कुछ कहना चाहते हैं। वो तो मैंने जो अभी कहा था, वो तो क्योंकि छोटू की मदर मिसेस मिश्रा का उनके संबंध के बारे में बताया, लेकिन मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ। मेरी इनकी मुलाकात सबसे पहले, ये पहली चीज़ तो ये कि ये हमारे मामा की लड़की है और मेरी बहन है।
दूसरी चीज़ ये कि मेरी इनकी मुलाकात एक हमारी नंसार में सुबोध प्रमोद से उनके जनेऊ में हुई, और जब मैं BSc में आगरे में पढ़ता था तो मैं वहाँ गया था। उसके बाद इनका बड़ा स्नेह मुझसे मिला। कुछ चीज़ें हमारा इनके बीच में जो हुई है वो मैं बताता हूँ। ये बड़े शौकीन तबीयत की महिला है। ये तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। इनका एक गुण है कि ये नकल बहुत अच्छा बनाती है, और जिसको पकड़ ले और उसको तब तक बनाती रहती जब साला रुहासा तो दूसरी चीज ये कि मैं लुधियाने में मैं लुधियाने में पोस्टर था, और शौकीन महिला ये है। तो उन्होंने वहाँ हमसे मैं ऊनी कार्डिगन शॉल वगैरह लाया करता था। तो इन्होंने मुझसे कहा कि देखो हमारे लिए तुम शॉल और वो लेके आना। तो एक हमने दुकानें ढूंढ रही थी, एक प्योर वूल की मिलती थी, तो बोले हमारे लिए तुम। तो मैंने वहाँ से एक फ़ोन किया जब हम उसके यहाँ पहुँचे लेने के लिए। मैंने कितनी शॉल चाहिए तुम्हें? बोले जितने रंग की हो सब ले आओ। उसके मैंने कहा कार्डिगन अपना साइज बताओ। इन्होंने साइज बताया। मैंने कार्डिगन कितना चाहिए? बोले 10 ले आना। जब हमने वहाँ अपनी पोटली बांधी तो वो पूछा, उनका जो ये शॉल वाला था उसने पूछा कि साहब आपके साथ दुकान खोल रखी है? तो इनके, और ये एक बार की बात नहीं, कई बार ऐसा हुआ। तो इनको अभी थोड़े दिनों पहले, कितने सालों के बाद, यानी आज समय 93 में मैं रिटायर हो गया। मुझको 27 साल रिटायर हुए, और उसके बाद मैं जो लुधियाने में था 86 में, तब से लेकर आज तक अभी जब हम गए बोले तुम्हारे गोपाल तुम्हारे कार्डिगन नहीं हमारे पास। तो ये दो चीज़ें मैं बताया, अपना इनसे संबंध बताना चाहता। ये हमारी बहन भी है और चाची भी है, लेकिन हम इनको दीदी कहते रहे, चाची कभी नहीं कहा। चलो ज़्यादा हाँ आओ भाई, दीपक जलाओ। मम्मी पीछे आ जाओ। पीछे हैप्पी बर्थडे आपको पीछे। मैं गया था जहाँ पर मैं काफी दिन रहता था, तो मामी वहाँ चौके में भोजन बनाती थी नीचे बैठ के, और एक पराठा खाया था। बड़ा पराठा सेकने के बाद वो फोड़ देती थी। वो उस पराठे का स्वाद क्या होता था वो, हाँ उसका स्वाद अभी तक, जायका अभी तक है। और एक चीज और याद है कि मामी जो थी, आदित्य मामा भी वहाँ थे, उनको बहुत छेड़ती थी, और विषय क्या होता था वो बड़ा अचंभित है। मुझको खुद अभी तक पता नहीं उसका क्या कारण था, तो मामा खुद ही बताएंगे। जब भी मामा कहीं उधर निकले, तुम्हें बम्बई वाली बुला रही है। बम्बई वाली कौन थी आज तक हमको पता नहीं लगा। बम्बई वाली का चर्चा बहुत दिन तक हम सोचते रहे क्या है, पूछने की हिम्मत नहीं हुई क्या है, क्योंकि उस समय आदित्य मामा भागते थे और ये पीछे सुनाती हुई चलती थी। वो आदित्य मामा की जन्मदिन पर पूछेंगे।
बुरा हाल है। सावरिया संघावे अंबर झर आए, और चाल चरक कान राधा परमाई। सावरिया संघावे अंबर झर आए, और चाल चरक कान राधा परमाई। सावरिया संघावे लाग गई माथे पे मूरन की बिंदिया, राधा के रोम रोम जूही गिलाई। सावरिया संघावे अंबर झर आए, और चाल चरक कान राधा परमाई। सावरिया संघावे जला का है बेला, जला का है बेला, या लपटों का मेला। पूरे पग परस तरस नाही संजाई। सावरिया संघावे अंबर झर आए, और चाल चरक कान राधा परमाई। सावरिया संघावे बाजत धन मृदंग, बाजत धन मृदंग, पूजत सब अंग अंग। राधा ने काया की बांसुरी बजाई। सावरिया संघावे अंबर झर आए, और चाल चरक कान राधा परमाई। सावरिया संघावे सिगरी चुनर ए रंग डारी, ललामोरी सिगरी चुनर रंग डारी। मैं यमुना जल भरन जात ही, मैं यमुना जल भरन जात ही। नैनन में तक मारी, मैं यमुना जल भरन जात
के अंगना जइयो। एक बेटी की कथा अपने मायके नहीं जा पा रही है, बादल बिजली पूर्वा से कह रही है कि वहां जाके क्या कहना है। बदरा बाबू के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ बिटिया की अखियाँ। मदरा बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ बिटिया की अखियाँ। कांटे भरी थी मेरे मन की मछुरिया कांटे बिंदी थी मेरे मन की मछुरिया। मरथल की हिरनी है गई सारी उमरिया मरथल की हिरनी है गई सारी उमरिया। बिजुरी अम्मा के अंगना जइयो जइयो तड़पियो कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की सखियाँ बिटिया की सखियाँ। बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ बिटिया की अखियाँ। अब के बरस राखी भेज नहीं पाई अब के बरस राखी भेज नहीं पाई। सुनी रहेगी मेरे वीर की कलाई सुनी रहेगी मेरे वीर की कलाई। पुरवा भैया के अंगना जइयो छू छू कलैया कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बहना की रखिया बहना की रखिया। बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ बिटिया की अखियाँ बिटिया की अखियाँ। लिया ले गयो जी मोरा सावरिया लागे मन में लगन हुई बावरिया लिया ले
मनाने में लज्जत पाई कि फिर रूठ जाने जी चाहता है, निगाहें मिला जी चाहता है, किसी के मनाने में लज्जत जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, लागी मन में लगन हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रणय के देवता हो, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। छुपा लो दिल में यार मेरा, कि जैसे मंदिर में रोनेगी। छुपा लो दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में रोनेगी। भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादें मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादें आज जाएगी जिद ना करो, आज जाएगी जिद ना भोजन करने का जल्दी है।